नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया। घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की कमान इस सप्ताह उसके नए मालिक को सौंप दी जाएगी। उनासी साल के अनुभवी राजनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र उनके भारतीय जनता पार्टी में न जाने की एक बड़ी वजह बन गई, क्योंकि भाजपा ने सक्रिय राजनीति के लिए 75 साल की उम्र का पैमाना तय कर रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने भी करारा जवाब दिया है। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। महात्मा गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन कोष भी लॉन्च किया। उन्होंने आज जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मणिपुर और गुजरात सहित देश के 5 राज्यों में जल जीवन मिशन के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी फिलहाल पानी समितियों के साथ संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी इन दिनों महान व्यक्तित्वों के हृदय में भारत के गांव ही बसे थे। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों लोगों, गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का भी बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, वुमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। जागरूकता पैदा करने, व्यापक पारदर्शिता लाने और जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख जल जीवन मिशन को समर्पित एक ऐप को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जल जीवन कोष भी लॉन्च किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी कंपनियां, यहाँ तक कि एक गैर सरकारी संगठन, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल या एक नल के पानी का कनेक्शन होने के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र या आश्रम आदि के लिए धन दान कर सकता है। घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की कमान इस सप्ताह उसके नए मालिक को सौंप दी जाएगी। नए मालिक का फैसला इस सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के पैनल में किया जाएगा। संभव है कि एक सप्ताह बाद एयर इंडिया की घर वापसी हो और सरकार टाटा ग्रुप को दोबारा एयर इंडिया की कमान सौंप दे। टाटा ग्रुप एयर इंडिया की बोली में सबसे आगे चल रहा है। इस दौड़ में स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह भी शामिल हैं। हालांकि अंतिम निर्णय एक सप्ताह बाद ही होना है। अगर टाटा के साथ सरकार का सौदा पक्का होता है तो विमानन कंपनी की 68 साल बाद घर वापसी होगी। टाटा समूह ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया की शुरुआत की थी। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की जरूरत महसूस पड़ गई थी। ऐसे में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और फिर टाटा समूह ने इस कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप की बोली सरकार द्वारा तय की गई रिजर्व प्राइस से करीब 3000 करोड़ रुपए ज्यादा है। टाटा की बोली स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह द्वारा लगाई गई बोली से लगभग 5000 करोड़ रुपए अधिक है। उनासी साल के अनुभवी राजनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र उनके भारतीय जनता पार्टी में न जाने की एक बड़ी वजह बन गई, क्योंकि भाजपा ने सक्रिय राजनीतिक के लिए 75 साल की उम्र का पैमाना तय कर रखा है। 29 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने 45 मिनट चली बातचीत में यह तय किया गया कि वो बाहर से ही भाजपा के लिए काम करेंगे। उनके एजेंडे में सबसे बड़े मुद्दे पंजाब कांग्रेस और किसान आंदोलन है।
कैप्टन 28 सितंबर को चंडीगढ़ से यह बोलकर आए थे कि वो दिल्ली का घर खाली करने जा रहे हैं। इसके बाद अमरिंदर 29 सितंबर की शाम 6 बजे गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे। यहां 45 मिनट रुकने के बाद अमरिंदर वापस अपने घर गए और अगले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भाजपा को केंद्र नहीं बल्कि पंजाब के लिए एक कद्दावर चेहरे की तलाश है। ऐसे नेता जो पंजाब में भाजपा के लिए सियासी जमीन तैयार करने के साथ ही राज्य में उठे किसान आंदोलन को भी थाम सके। कैप्टन पंजाब की राजनीति को बेहतर समझते हैं, वहां उनका अपना बेड बैंक है, लिहाजा कैप्टन अगर अपना एक नया दल या गैर राजनीतिक संगठन बनाते हैं तो एक वोट बैंक को अपनी तरफ कर पाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा में रहते हुए उनके वोट बैंक पर केंद्र में सत्तासीन पार्टी में किसानों की नाराजगी का सीधा असर पड़ सकता है। लिहाजा शाह ने उनके भाजपा का विश्वास पत्र बनाकर इन दोनों कमानों पर के लिए प्रेरित किया है। कैप्टन ने अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात के बाद जो रुख अपनाया है उससे साफ है कि वे काम की शुरुआत कर भी चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती में महात्मा गांधी के 152वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देश के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश और मुस्लिम बहुल द्वीप पर यह बापू की पहली प्रतिमा होगी। एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी जेटी के पास एक क्षेत्र को सजाया गया है जहां समुद्र के सामने सड़ी मुद्रा में गांधी जी का मूर्ति स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री कोची से यहां पहुंचेंगे और शाम को द्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल की अध्यक्षता में होने वाले एक समारोह में प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रशासन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस वर्ष के उत्सव की विशिष्टता प्रफुल्ल पटेल की उपस्थिति में राजनाथ सिंह द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण है। ये लक्षद्वीप द्वीपों में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में अनावरण की जाने वाली पहली प्रतिमा होगी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। प्रशासन ने कहा कि गांधी जयंती के दिन राष्ट्रपति की प्रतिमा का अनावरण करना लक्षद्वीप के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। सूत्रों ने कहा कि द्वीपों में बापू की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास एक दशक पहले शुरू हुआ था, लेकिन कई कारणों से पूरा नहीं हो सका। 2010 में यूपीए शासन के दौरान गांधी जी के 2 लाख रुपए की प्रतिमा द्वीप पर लाई गई थी, लेकिन इसे स्थापित नहीं किया जा सका। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध पर भारत ने भी करारा जवाब दिया है। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा यूके के लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराना होगा। आदेश के मुताबिक यात्री की वैक्सीन के डोज लगे होने के बाद भी टेस्ट कराना ही होगा। ट्रैवलर्स को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले तक और आगमन के 8 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा। यह आदेश आगामी 4 अक्टूबर से लागू होगा। आदेश जारी होने के कुछ समय बाद ही ब्रिटेन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन सरकार भारत में लगी वैक्सीन को मान्यता देने के तकनीकी पहलुओं पर भारत सरकार से बात कर रही है। ब्रिटेन ने भी कोविशील्ड को मान्यता तो दे दी है, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी हैं। इस पर भारत ने नाराजगी भी जताई। नए नियमों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर अब भी 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा और टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। भारतीय नागरिकों के ब्रिटेन ने इस निर्णय को नस्लीय बताया था। इसके जवाब में ब्रिटेन ने कहा था कि उन्हें कोविशील्ड लगवाने वालों से कोई परेशानी नहीं है, वे भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं कर सकते। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक लॉकर में
सबकी पकड़ पलटती। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी है। महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर राहुल गांधी की ओर से ट्विटर पर अपलोड की गई वीडियो में महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन और किसान आंदोलन की वीडियो दिखाई देती है। इस वीडियो की शुरुआत में लिखा है, सत्याग्रह तब और अब। असत्य और अन्याय के खिलाफ बापू ने सत्याग्रह किया था, आज अन्नदाता सत्याग्रह कर रहे हैं। वीडियो में इसके बाद किसानों पर हुए लाठीचार्ज के फुटेज दिखाई देते हैं। इसके बाद लिखा है, यहाँ पर दिल में बापू है और कितने गोद से लाओगे। तुम्हारे अत्याचार से डरते नहीं, तुम्हारे अन्याय के आगे झुकते नहीं। हम भारत के वासी हैं, सत्य की राह में रुकते नहीं। कृषि कानून बिल को लेकर किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। इसके पहले भी किसान अग्रह प्रदर्शन कर चुके हैं। इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है और किसानों के साथ कृषि कानून बिल वापस लेने की मांग कर रही है। भारत चीन सीमा पर गतिरोध की स्थिति पर जानकारी देते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले कई महीनों से बॉर्डर पर स्थिति सामान्य है। वहां भारत चीन गतिरोध पर सूत्रों को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बताया, पिछले 6 महीनों में स्थिति काफी सामान्य है। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 13वें दौर की वार्ता होगी और हम इस बात पर आम सहमति पर पहुंचेंगे कि कैसे सैनिक पीछे हटें। उन्होंने आगे कहा कि धीरे धीरे सभी टकराव वाले बिंदु हल हो जाएंगे। मेरा दृढ़ मत है कि हम अपने मतभेदों की बातचीत के लिए सुलझा सकते हैं। मुझे आशा है कि हम परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सेना प्रमुख ने बातचीत में कहा कि चीनियों ने हमारे पूर्वी कमान तक पूरे पूर्वी लद्दाख और उत्तरी मोर्चे पर काफी संख्या में तैनाती की है। निश्चित रूप से अग्रिम क्षेत्रों में उनकी तैनाती में वृद्धि हुई है, जो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा, हम उनकी सभी गतिविधियों पर नियमित रूप से नजर रख रहे हैं। हमें मिली जानकारी के आधार पर हम बुनियादी ढांचे के साथ साथ सैनिकों के मामले में भी समान विकास कर रहे हैं, जो किसी भी खतरे का मुकाबला करने का लिए आवश्यक है। फिलहाल हम किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरी तैयार हैं। भारत चीन सीमा स्थिति पर एनआईए से सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, निश्चित रूप से अग्रिम क्षेत्रों में उनकी तैनाती में वृद्धि हुई है, जो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से बीजेपी सांसद रोडमल नागर राष्ट्रगान के दौरान कुर्सी पर ही बैठे रहे, जबकि बाकी लोग खड़े हो गए। इसका वीडियो सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सांसद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, रोडमल जी को राष्ट्रगान से क्या लेना देना, सांसद जी शर्म करो। दुख होता है, मैं भी राजगढ़ का सांसद रहा हूं। हालांकि कार्यक्रम के आखिर में हुए राष्ट्रगान के दौरान रोडमल राज्यपाल के साथ खड़े नजर आए। मामला 28 सितंबर का है। अब राज्यपाल मंगूबाई पटेल राजगढ़ के दौरे पर थे। राज्यपाल के स्वागत के लिए सीमावर्ती गांव गिलाखेड़ी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान बैंड की धुन पर राष्ट्रगान बजाया गया, लेकिन मंच पर बैठे रोडमल कुर्सी से नहीं उठे। दुनिया में सुपर पावर का दम भरने वाला चीन बिजली की भारी किल्लत से जूझ रहा है। इसकी वजह है कि इस देश की करीब 10 करोड़ की आबादी तबाह है। इसके ज्यादा परेशानी यहाँ है कि उन उद्योगों को हो रहा है जो विदेशों में अपना माल सप्लाई करती है। बिजली कटौती के कारण एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों का कारोबार तक प्रभावित हो रहा है। इन कंपनियों को कंप्यूटर चिप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स सप्लायर्स को अपने कई प्लांट में काम रोकना पड़ा है। इसका सीधा नुकसान डिमांड और सप्लाई पर पड़ रहा है। ताइवान की 10 से अधिक कंपनियों के नाम
बंद कर रखा है। एप्पल और टेस्ला को सप्लाई करने वाले ताइवान की 3 इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने रविवार को कहा कि पावर सप्लाई प्रभावित होने से इन्हें मजबूरन चीन में स्थित अपनी कंपनियों में काम रोकना पड़ रहा है। एप्पल की सप्लाई यूनिमॉर्न टेक्नोलॉजी ने कहा कि उनकी चीन में स्थित 3 सहायक कंपनियों को काम रोकना पड़ रहा है। उसके कहा कि इन कंपनियों के काम रोकने से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि दूसरे प्लांट पर उत्पादन बढ़ा दिया गया है। चीन में बिजली संकट के पीछे 2 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहला कोयले की कमी और दूसरा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कार्बन उत्सर्जन नीति। दरअसल राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोयले की उत्पादन में कमी की है। वे 2060 तक चीन को कार्बन मुक्त देश बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कोयला उत्पादन में कमी कर दी है। पंजाब कांग्रेस में सियासी बवाल अभी थमा नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर 2.5 साल के फॉर्मूले पर फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। सीएम भूपेश बघेल के समर्थक करीब 40 विधायकों को और 6 मंत्रियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेरा डाल दिया है। सूत्रों का कहना है कि ये विधायक और मंत्री आलाकमान से मिलकर भूपेश बघेल की कुर्सी सुरक्षित रखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में सियासी उठापटक के चलते विधायकों और मंत्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला गत 15 सितंबर से शुरू हुआ था। इसी कड़ी में हाल ही में 10 विधायक दिल्ली रवाना हुए थे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सत्ता की खींचतान को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीते दिनों दोनों नेता पार्टी आलाकमान से मिलने दिल्ली भी गए थे। अटकलों पर विराम लगाते हुए छत्तीसगढ़ में 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने की बात को खारिज कर दिया गया था। कहा गया था कि इस तरह की कभी कोई बात ही नहीं हुई है, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन की अनिश्चितता के बाद बीते विधायकों और मंत्रियों के दिल्ली दौरे ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पारे को एक बार फिर चढ़ा दिया है। आलम यह था कि बीते 15 दिनों में ही कांग्रेस के करीब 40 विधायक और 6 मंत्री दिल्ली जा चुके हैं। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। भारत में पिछले दिन आए कोरोना वायरस के मामलों के मुकाबले शनिवार को दर्ज हुए मामलों में गिरावट देखी गई है। हालांकि यह गिरावट लगभग 2000 मामलों की रही। वहीं देश में सक्रिय मामले 197 दिनों में सबसे कम हो गए हैं। देखा जाए तो केरल की एकमात्र ऐसा राज्य है जहां देश में रिपोर्ट हो रहे कुल मामलों के आधे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि बाकी जगहों पर भी मामलों में हल्की बढ़ोतरी हुई है। केरल में बीते दिन लगभग 14,000 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य एवं परिवहन
कल्याण मंत्रालय के मुताबिक आज पूरे देश में कोरोना के 24,354 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि केरल में कोरोना के हालात को लेकर केंद्र पहले ही चिंता जता चुकी है और वहां महामारी पर काबू पाने के लिए उपाय भी किया जा रहा है। केरल में बीते दिन 13,834 नए कोविड मामले सामने आए हैं। इनको जोड़ते हुए भारत ने आज कुल 24,000 से ऊपर मामलों की सूचना दी है, यानी केरल से ही आधे से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं बीते दिन सामने आई रिपोर्ट में केरल में 95 लोगों की महामारी से मौत हुई। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,42,499 है। इनमें से 11.5% मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 46,94,719 है। राज्य में महामारी से अब तक 25,182 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई है। भूकंप विज्ञान के लिए राष्ट्र केंद्र ने भूकंप की जानकारी देते हुए कहा कि भूकंप सुबह 10:15 पर आया। बसर भूकंप का केंद्र था। राजद की बात यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश में कई बार भूकंप की मटक महसूस किए जा चुके हैं। इससे पहले 19 सितंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। दोपहर 3:06 पर भूकंप आया था। इसका केंद्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में है। हालांकि इस दौरान किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। 25 सितंबर को भी अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। पंगिन शहर में सुबह करीब 10:11 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए थे। राहत की बात यह रही थी कि इन झटकों में कभी अब तक प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के प्रतिनिधित्व को लेकर संयुक्त राष्ट्र समिति नवंबर में समीक्षा करेंगे। महासभा के अध्यक्ष ने कहा है कि विश्व निकाय में काबुल की सीट पर किसे बैठना चाहिए, इस पर समिति द्वारा अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के बाद मामले पर निर्णय लिया गया है। 193 देशों में से म्यांमार और अफगानिस्तान को हाल ही में संपन्न उच्च स्तरीय UNGA में बोलने का मौका नहीं मिला था। तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच पाने के लिए छटपटा रहा था। उसने अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को UN के लिए अफगानिस्तान का नाम दूत नामित किया है, लेकिन उन्हें अफगानिस्तान की प्रतिनिधि के तौर पर स्वीकृति नहीं मिली है। शाहीन के संयुक्त राष्ट्र से फिर गुहार लगाई गई है कि उन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए। शाहीन ने UN से अपने आग्रह में कहा है कि अफगानिस्तान की प्रवृत्ति सरकार की है और नियुक्त दूत देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का अब अस्तित्व नहीं है। पूर्व की अफगान सरकार के दौरान गुलाम इसाक जही संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि से है और 15 अगस्त को तालिबान द्वारा काबुल पर नियंत्रण करने के बाद देश छोड़कर भाग गए अशरफ गनी ने जून 2021 में इसाक जही को संयुक्त राष्ट्र में काबुल का दूत नियुक्त किया था। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि विमान भेदी मिसाइल में सबसे हाईटेक तकनीक को इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद खतरनाक मानती है। आधिकारिक रोंडगे सिनोमन अखबार की एक तस्वीर में मिसाइल को गुरुवार को एक प्रक्षेपण यान से आकाश में भेजते हुए दिखा गया था। आर्थिक संकट से जूझ रहे उत्तर कोरिया से शासक किम जोंग लगातार अपनी सेना को मजबूत करने और ताबड़तोड़ हथियार की टेस्टिंग में लगे हुए हैं। देश की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि उत्तर कोरिया ने सफलतापूर्वक एक नई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सरकार द्वारा कहा गया है कि उत्तर कोरिया को परमाणु सशस्त्र राष्ट्र बनाने की दिशा में यह एक और कड़ी है। आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि विमान भेदी मिसाइल में सबसे हाईटेक तकनीक को इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ गए हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने आज डील के बाद डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है।
तो वहीं पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार ईंधन के दामों में ताज़ा वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.14 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जो शुक्रवार को 101.89 रुपए लीटर था। इसकी प्रक्रिया डीजल 90.47 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। कई शहरों में पेट्रोल 110 रुपए लीटर के पार पहुंच गया है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पेट्रोल सबसे महंगा मध्य प्रदेश के सिवनी में 113.28 रुपए प्रति लीटर और राजस्थान के श्रीगंगानगर में 113.1 रुपए प्रति लीटर हो गया है। देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाजार में आज इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 102.14 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 90.47 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। नेचुरल गैस की कीमत में 62% की वृद्धि के बाद दिल्ली में सीएनजी 2.28 रुपए प्रति किलो और घरों में पाइप के जरिए पहुंचाने वाली रसोई गैस 2.10 रुपए महंगी हो गई है। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।